नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 95वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की, जिसे कि अंग्रेजी भाषा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है। ट्रिब्यूनल के बारे में हमने जो पिछला व्याख्यान दिया है उसमें आपको बहुत ही विस्तारित तरीके से बताया हुआ है कि ट्रिब्यूनल क्या होता है। आज के व्याख्यान में हम समझने का प्रयास करेंगे कि हरित जो कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है उसके बारे में। तो हम देख सकते हैं यह कहाँ से निकल कर आया। तो सबसे पहले यह बात होती है कि ट्रिब्यूनल में क्या बात होती थी कि वह एक प्रकार का कोर्ट होता था जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अलग होता था और किसी विशेष मुद्दे को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि अभी तक हम देख रहे थे कि लोगों का जो विवाद हो रहा था उसको सुलझाने के लिए या किसी भी प्रकार की दैनिक प्रक्रिया में जो भी समस्या आती है तो उसमें न्याय दिलाने का कार्य कौन कर रहा था, आपका सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट। लेकिन ऐसे न्यायालय की आवश्यकता हमें खलती थी जो कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कार्य कर सके। तो उसके लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई। तो इसी के संबंध में हम बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं एनजीटी के बारे में, वह इसके संवैधानिक प्रावधानों को कि यह किस प्रकार से कार्य करता है और जितने भी क्वेश्चन इससे आते हैं सभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यदि आप इस व्याख्यान को अच्छे तरीके से सुनते हैं। तो एनजीटी की जानकारी के बारे में यदि हम देखें तो यदि कोई एक दिन में सांस लेता है, यानी कुछ कोटेशन ऐसी आती हैं जिसमें आपको पता चलता है कि प्रदूषण कितने बड़े स्तर पर हमें प्रभावित करता है। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में एक बात कही जाती है, यदि कोई एक दिन में सांस लेता है तो वह 10 सिगरेट के बराबर धुआं पी लेता है, यानी अपना जो प्रदूषण है उसको ग्रहण कर लेता है। यानी आप ऐसे गांव में रहते हैं तो ऐसा आप पूरे दिन यदि 40 सिगरेट पीते हैं और वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति कोई सिगरेट नहीं पीता, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, लेकिन फिर भी जो वायु में प्रदूषण इस प्रकार से फैला हुआ है कि 40 सिगरेट के बराबर वह प्रदूषण अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। हम देख सकते हैं कि जब ओबामा जी की भारत यात्रा हो रही थी, यानी जब उनका भारत आगमन हो रहा था, तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट क्या कर रहे थे, थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे कि यदि यह दिल्ली में जाएंगे, भारत की यात्रा पर जाएंगे तो उनको कितना प्रदूषण देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब उनकी भारत यात्रा हुई तो भारत यात्रा के समय जो वहाँ के साइंटिस्ट हुआ करते थे उनके द्वारा उनकी उम्र के बारे में भी बताया गया कि यह यदि भारत में आते हैं तो इनकी उम्र इतनी कम हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि ओबामा की जो भारत यात्रा हुई उसको विश्व स्तर पर सबके सामने रखा गया तथा भारत के प्रदूषण को सबके सामने बताया गया, जो कि वैश्विक स्तर की बात थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं विश्व के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा हमारी नई दिल्ली को दिया गया है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी नेशनल कैपिटल है यानी भारत की राजधानी है उसको विश्व की सबसे प्रदूषित सिटी का दर्जा दिया गया है। एनसीआर क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो कि दिल्ली के आसपास हुआ करता है, वहां पर पटाखों पर बैन लगाए गए। पंजाब में फसलों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि इससे वहां पर इतना फॉग होता था कि सामने की चीज़ भी नहीं दिखती थी। और हम देख सकते हैं कि इसी के चलते और हम देख सकते हैं छठ पूजा के समय पर जो नर्मदा नदी है दिल्ली की उसमें इतना प्रदूषण होता है कि वहाँ पर लोग पूजा भी नहीं कर सकते। तो हम देख सकते हैं यही सब मुद्दे यहाँ से निकल कर आते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रदूषण कितने बड़े स्तर पर फैला हुआ है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट जैसी अथॉरिटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास कोई भी कोर्ट नहीं था। तो इसी की कमी को देखते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई ताकि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर हम यहाँ पर कार्य कर सकें। अब हम देख सकते हैं विश्व में हम देख सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वह ऐसा तीसरा देश है जिसके पास एनजीटी जैसी संस्था है जो कि पर्यावरण के संबंध में कार्य करती है। तो आपके दिमाग में प्रश्न हो रहे होंगे कि अन्य दो देश कौन से हैं। तो अन्य दो देशों की श्रेणी में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के पास इस प्रकार के ट्रिब्यूनल हैं और इसके बाद हमारे भारत में इसकी स्थापना की गई। ट्रिब्यूनल क्या कहलाता है, यह कोई संस्थान हो सकता है, यह कोई निकाय हो सकता है, यह कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है
जो कि किसी विशेष मुद्दे पर न्यायिक चर्चा करने के लिए यानी कोर्ट की तरह कार्य करता है, तो उसको ट्रिब्यूनल कह दिया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को किस प्रकार से संज्ञान में लाया गया, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक एक्ट पारित किया गया जो कि 2010 में संसद में रखा गया, और हम देख सकते हैं कि इसको पारित करके वोटिंग कराई गई तथा इसे सामने लाया गया। और इसके अलावा हम देख सकते हैं यह वैधानिक निकाय है, यानी यह एग्जीक्यूटिव निकाय है, यानी यह संसद द्वारा लाया गया। यह प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है, यानी प्रदूषण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई होती है, जिस प्रकार से पॉल्यूशन फैलता है, ऐसे उद्योग धंधे जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, उनको टैकल करने के लिए इस प्रकार की संस्था को बनाया गया। अब हम देख सकते हैं कि यह कहाँ से उत्प्रेरित होता है, यानी संविधान के किस भाग से उत्प्रेरित होता है। हम देख सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं, तो इसमें आपने भाग 3 में हम क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं, और मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक हैं। तो उसके अनुच्छेद 21 में हम देख सकते हैं जीवन के अधिकार की बात की जाती है। तो जीवन के अधिकार से यह प्रेरित होकर निकलता है। हम थोड़ा सा जीवन के अधिकार के बारे में समझ लेते हैं। हम देख सकते हैं कि आपातकाल की स्थिति में ही जीवन के अधिकार बने रहते हैं, यानी आर्टिकल 21 हमेशा ही यहाँ पर बना रहता है। और यह भारतीय एवं फॉरेन से यानी विदेशों से आने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह अधिकार भारत में दिया जाता है। यदि हम अपने जीवन को ठीक तरीके से जीना चाहते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण क्या प्रदूषण रहित वातावरण होना चाहिए, यानी हमारे पास आसपास पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन से लोगों की उम्र घटती है, उनमें विशेष प्रकार की बीमारियां आती हैं। वर्तमान में आपने कोरोना जैसी बीमारी को देखा, जिसके चलते कई लाखों जाने गई, और हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं देखें तो यह प्रदूषण का ही कारण रहा है। कि हम देख सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारियां ट्रांसफ़र होती है, तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि आप स्वच्छ वातावरण में अच्छे ठीक तरीके से सैनिटाइज होकर रहते हैं, तो आपने देखा कि यह जो बीमारी है उसका प्रभाव भी कम हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी बीमारियां ना उपजें, इस प्रकार की समस्याएं ना आए, इसके लिए क्या किया गया, एनजीटी को सामने लाया गया। और हम देख सकते हैं कि जो जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उनको सामने रखा जाता है, और उनसे क्या मुआवजा लिया जाता है, उनको दंडित किया जाता है। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति से ही भुगतान कराया जाता है, यानी जो जो व्यक्ति प्रदूषण फैला रहा है, चाहे वह कोई संस्था हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई विशेष व्यक्ति हो जिसके माध्यम से प्रदूषण को फैलाया जा रहा है, उससे क्या कराया जाता है, भुगतान कराया जाता है, और पीड़ित व्यक्ति को कंपनसेशन दिया जाता है। इसमें सतत विकास के लक्ष्यों को साथ लेकर चलने की बात की जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की यदि बात करें, तो यह क्या क्या कार्य करते हैं कि जो वर्तमान में हमारी जो पीढ़ी चल रही है, इस प्रकार से संसाधनों का यूज करे, इस प्रकार से वह रहे कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। महात्मा गांधी जी की एक कोटेशन आपको याद रखनी चाहिए। वह कहते थे, यदि आप नीट के लिए इस पृथ्वी का इस्तेमाल, धरती का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास पर्याप्त संसाधन है, और अपनी ग्रीड के लिए यानी आप लालच के लिए यह इस पृथ्वी का यूज करते हैं, तो ऐसी कई पृथ्वी आपके लिए कम पड़ जाएंगी, और आप देख सकते हैं कि आप पूरी पृथ्वी को प्रदूषित कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप लालच के लिए किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, तो लालच की कोई भी सीमा नहीं होती है। तो इस कोटेशन को आपको याद रखना है। यदि आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। इसका पहला चेयरमैन देखें तो 18 अक्टूबर 2010 को बनाया गया, जिनको लोकेश्वर सिंह पंत जी को बनाया गया। तो यह बात आपको याद रखनी है, पेपर्स में पूछ लिया जाता है। आगे देखें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वैश्विक इतिहास को जानने का प्रयास करें, और हम देखें तो इसके बारे में क्या क्या कार्य हुए, तो उसको समझने का प्रयास हम स्लाइड में करेंगे। रियो डी जेनेरियो समिट हुई, तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित चर्चाएं की गई। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट काउंसिल जून 1992 में विश्व स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने की बात की गई। यह इसमें बातें की गई कि यदि किसी संस्थान में पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो उसे न्यायिक व प्रशासनिक तरीके से सुलझाना होगा। यानी न्यायिक तरीके से इस प्रकार से सुलझाना होगा कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति जो यहाँ पर पीड़ित हो रहा है उसको न्याय दिलाना होगा,
और हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक तरीका क्या होता है। प्रशासनिक तरीका यह होता है कि प्रशासन के द्वारा उस पर ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लगाए जाने चाहिए ताकि वह फिर से इस प्रकार के कार्य ना करे। प्रदूषण से पीड़ित व्यक्ति को हर्जाना दिलाना, यानी जो भी पीड़ित हो चुके हैं व्यक्ति उनको हर्जाना दिलाना, कंपनसेशन दिलाना, यदि बीमार हैं तो इलाज कराना। और हम देख सकते हैं कि यदि उनके घर जो कि टूट गए हैं या कुछ भी इनके द्वारा ऐसी क्षति पहुंचाई गई है तो उसको पूरा करना, फुलफिल करना इनका कार्य होता है। इस प्रकार की बातें की गई। यह स्पेशल कोर्ट की तरह कार्य करता है। जो हमारी एनजीटी होती है वह स्पेशल कोर्ट की तरह कार्य करती है। स्पेशल क्या कहलाता है? यदि किसी तरीके से यदि कोई कोड बना दिया गया है, कोई नियम बना दिए गए और उस नियम के द्वारा आपको कार्य करना है। और हम देख सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, इस प्रकार के कोर्ट हैं तो वह तो सामान्य कोर्ट की श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया है। लेकिन हम देख सकते हैं पर्यावरण के लिए ऐसा स्पेशल कोर्ट बनाया गया जो कि पर्यावरण संबंधी कार्यों पर अपना वक्त देता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको स्पेशल कोर्ट कहा जाता है। इनके पास सिविल कोर्ट के समान शक्ति होती है। और हम देख सकते हैं यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कार्य नहीं करते। जो अंग्रेजों के समय पर बनाई गई थी सिविल प्रक्रिया संहिता, तो उसके अनुसार, उसके प्रावधान के अनुसार यह कार्य नहीं करते। यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेचुरल जस्टिस कहलाता है सामान्य न्याय। और सामान्य में न्याय में दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध केस चलाया जा रहा है वह क्या नहीं होगा, जज नहीं होगा। और दूसरी बात यह होती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर केस चलाया जा रहा है, यानी जो अपराधी है, अपराधी स्वयं से क्या उसको दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप स्वयं से क्या कीजिए, अपने विरुद्ध गवाही दीजिए। तो आप देख सकते हैं सामान्य न्याय के सिद्धांत को यहाँ से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और हम देख सकते हैं इसकी शाखाएं भी हैं। तो शाखाएं पुणे, भोपाल, कोलकाता, इलाहाबाद, चेन्नई में स्थित हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सदस्यों की बात करें। यहाँ पर हम संयोजन की बात करते हैं कि किस किस प्रकार से सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 10 होती है और अधिकतम इसकी संख्या 20 भी हो सकती है। इसमें विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को रखा जाता है जो अलग अलग स्तर पर क्या जानकारी रखते हों। हम देख सकते हैं यदि किसी फैक्ट्री के बारे में आपको पता लगाना कि यहाँ पर कितना प्रदूषण हो रहा है तो उसको थोड़ी सी ये पर्यावरण से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, केमिकल से संबंधित जानकारियाँ होनी चाहिए। यह केमिकल क्या कर रहा है, नदी को प्रदूषित कर रहा है, तालाब को प्रदूषित कर रहा है, यह कौन से कारक हैं जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। तो अलग अलग ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को यहाँ पर रखा जाता है। सदस्यों को सिलेक्टिव कमेटी द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होता है। यानी हम देख सकते हैं कि सिलेक्टिव कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी में हम देख सकते हैं इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सिटिंग जज को नियुक्त किया जाता है इसकी अध्यक्षता करने के लिए। अन्य सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ होते हैं जो कि जांच करने का कार्य करते हैं। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन हाई कोर्ट का वर्तमान व भूतपूर्व न्यायाधीश हो सकता है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी हो सकता है। तो हम बात यहाँ पर करें कि कितनी बड़ी जो अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो कि एक सिंपल कोर्ट है और कितने बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत आने वाले केस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और एनवायरनमेंट, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो यह एक्ट यहाँ पर निकल कर आए जिनके द्वारा प्रदूषक तत्वों की बात की गई तथा हम देख सकते हैं इन एक्ट में ऐसे प्रावधान रखे गए जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कार्य कर सके। यहाँ पर जल्दी से जल्दी केस का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। 30 दिन का समय दिया जाता है और इसमें इनको निर्णय देना होता है। तुरंत न्याय के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यदि पीड़ित न्यायाधीश के निर्णय से सहमत नहीं होता तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आगे देख सकते हैं केस के प्रकार किस प्रकार से होते हैं। तो यदि किसी क्षेत्र में फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसमें पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका शोध किया जाता है। इसमें पर्यावरण प्रदूषक 35% पर्यावरण प्रदूषक तथा 31% जो प्रदूषण कारक होता है उनको टैकल किया जाता है।
आलोचनात्मक पक्षों की बात करें, कितनी भी अच्छी चीज़ हो उसकी आलोचना तो की ही जाती है कि इसका रंग खराब है, कुछ भी लोग कहने वाले कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो लक्ष्य त्वरित न्याय दिलाना था, लेकिन हम देख सकते हैं कि वर्तमान में भी इसमें कई सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो त्वरित न्याय के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, फिर भी हम देख सकते हैं कई सारे केस यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसमें रमेश अग्रवाल जी द्वारा एक बयान दिया गया, जिन्हें को ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा कहा गया कि एनजीटी जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस पर यह कार्य नहीं करता। तटीय क्षेत्रों में कार्य को लेकर भी इसकी आलोचना की जाती है। जो समुद्री क्षेत्र, हमारे 9 राज्य कहाँ से समुद्री सीमा को साझा करते हैं, तो वहाँ पर इसके कार्यों को लेकर भी क्या किया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है। अब हम देख सकते हैं थोड़े से उदाहरण जो कि एनजीटी के द्वारा कार्य किए गए। बाबा अमरनाथ की गुफा में शोर करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों लगाया गया था, आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जो वहाँ पर शिवलिंग का निर्माण होता है, ऐसा माना जाता है कि जब लोग ऐसी यहाँ पर जांच की गई कि जब लोग यहाँ पर जो गुफा है उसमें बात करते हैं, जो जोर से ध्वनि वगैरह करते हैं, तो यहाँ से हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट से क्या होता है, जो शिवलिंग है वह पिघलने लगता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी आलोचना इसकी की गई है। 15 वर्ष पुराने वाहनों को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन हम देख सकते हैं जैसे कि ये अमरनाथ गुफा का हमने उदाहरण लिया, तो यह अमरनाथ जी हैं और शिव जी की जो यहाँ पर प्रतिमा बनती है, तो एनजीटी में यहाँ पर भी कार्य किया। और हम देख सकते हैं वेंटेज कार, जो पुराने ज़माने में कार हुआ करती थी, तो रॉयल लोग यूज़ किया करते थे राजाओं की। यहाँ पर आपने वेंटेज कार देखी होगी, तो इनको इससे दूर रखा गया है, यानी वेंटेज कार यहाँ पर यूज़ नहीं की जाती हैं, मतलब उनको बैन नहीं किया गया, तो चूँकि यह बहुत कम यूज़ होती हैं और म्यूजियम के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा 15 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंधित करने की बात यहाँ पर की गई। तो इस प्रकार से हमने एनजीटी के बारे में विशेष जानकारियों को प्राप्त किया। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें वो स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, और ऐसे बच्चों तक व्याख्यान को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।